This is class 9th, subject civics. Today we'll discuss about the second chapter, constitutional design. So let's start this video. Democratic constitution in South Africa. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में क्या है, यहाँ पर नीचे बताया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं। Apartheid is a system of racial discrimination unique to South Africa imposed by the white Europeans. Apartheid कहा जाता है रंग भेद को, रंग के आधार पर आपस में भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। तो ये जो सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, इसको इम्पोज किया गया था, इसको लागू किया गया था वाइट यूरोपियंस के द्वारा, यानी जो गोरे लोग थे, गोरे यूरोपियंस थे, उनके द्वारा इसको लागू किया गया था। आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेद करना, तो कहने का मतलब है रंग के आधार पर आपस में भेद करना, रंग भेद करना साउथ अफ्रीका में बहुत अधिक था। ड्यूरिंग द 7th एंड 18th सेंचुरी, और 7th और 18th सेंचुरी के दौरान द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स एंड बिकम द लोकल रूलर्स। तो 18 और 17 और 18वीं जो शताब्दी थी, उनमें जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, व्यापारिक कंपनियां, वो यूरोप में ऑक्यूपाइड हुई। उन्होंने वहाँ अपने पैर जमाए एंड फोर्स और दबाव बनाया एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और वहाँ पर वो लोकल रूलर्स बन गए, या कह सकते हैं हम वहाँ पर उन्होंने उन क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया, राज्य करने लगे। द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो ये जो एपार्थाइड जो सिस्टम है वो लोगों को बांटता है आपस में, उनको लेबल्ड करता है, या कह सकते हैं उन पर एक छाप लगा देता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, किसके आधार पर? उनके जो त्वचा है उसके रंग के आधार पर, यानी कि रंग के आधार पर लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को बांट देते हैं। और जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों को बहुत ही तुच्छ और निम्न समझते हैं। द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। जैसा मैंने बताया था, जो गोरे लोग होते हैं, वाइट रूलर्स जो हैं, वो दूसरे कलर के लोगों से बहुत दुर्व्यवहार करते हैं और उनको बहुत ही धीर दृष्टि से देखते हैं। इन्फीरियर्स कहते हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ख़राब होती है। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट एंड The non-white did not have voting rights and were forbidden for living in white areas. तो जो नॉन वाइट लोग होते हैं, यानी गोरे लोग नहीं हैं, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं है और उनको वंचित भी किया जाता है वाइट एरिया से, यानी जहाँ गोरे लोग रहते हैं उन एरिया से भी उनको वंचित किया जाता, वहाँ नहीं रहने दिया जाता। द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। काले लोगों ने और भारतीय लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ संघर्ष किया फ्रॉम 1950, लगभग 1950 से। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो नेशनल कांग्रेस है उस के द्वारा वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने लीड करते हुए स्ट्रगल किया इस तरह की जो कह सकते हैं पृथक्करण की जो पॉलिसीज़ हैं उनके विरुद्ध। नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ द लीडर्स अगेंस्ट द 8 हु वर ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेशनल मंडेला जो हैं वाज वन ऑफ द लीडर्स, एक नेता थे उन 8
लोगों के बीच में हु वर ट्राइड, जिन्होंने प्रयास किया, फॉर ट्रीजन, ट्रीजन कहते हैं देशद्रोही, देशद्रोह के लिए, बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के विरुद्ध। दे वर सेंटेंस टू लाइफ, उन्होंने जीवन के लिए कुछ सेंटेंस्ड कहे। इम्प्रिजमेंट इन 1964, उनको जेल में डाला गया 1964 में, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन द कंट्री, क्योंकि उन्होंने साहस किया था इस भेदभाव वाले सिस्टम के विरुद्ध जाने का। नेक्स्ट, गिविंग राइज टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कह सकते हैं संविधान का उदय। एज द प्रोटेस्ट्स एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड इंक्रीज्ड, द ब्लैक कुड नॉट लॉन्गर बी केप्ट अंडर देयर रूल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू रिप्रेशन। जैसा कि विरोध हुआ था, संघर्ष हुआ इस सिस्टम के विरुद्ध, और जो ब्लैक लोग थे वो बहुत अधिक समय तक इस सिस्टम में नहीं रहे। इस सिस्टम के द्वारा उनका कह सकते हैं उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया, उनको दबाव में नहीं रखा गया, उनका दमन नहीं किया गया। द वाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज़, तो जो वाइट लोग, जो सफ़ेद लोग थे, उनकी जो शासन पद्धति थी, रेजिम शासन पद्धति को बोलते हैं, उसने पॉलिसीज़ नीतियों को बदला अपनी पॉलिसीज़ को बदला। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस्ड, जो कह सकते हैं भेद करने वाले जो नियम थे, कानून थे, तो ये जो नियम कानून थे उनको बदल दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, तो जो पार्टीज़ पर और मीडिया पर जो रोक थी उनको भी हटा दिया गया। नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड आफ्टर 28 ईयर इन द रोबिन आइलैंड प्रिजन, और रोबिन आइलैंड प्रिजन से नेल्सन मंडेला को भी 28 साल बाद छोड़ दिया गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 की अर्धरात्रि को जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उसका समाप्ति हो गई, उसका एंड हो गया। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट, और एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बनाने का कार्य शुरू हो गया, रास्ते तय हो गए ऐसी गवर्नमेंट बनाने का जो सभी रेशियल और सभी रेसेस, सभी जाति का सम्मान करती हो, उनको समानता के अधिकार देते हो, ऐसी गवर्नमेंट चुनने के रास्ते तय हो गए। फॉलोइंग द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, द पार्टी मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। इमरजेंस कहते हैं अभिभाव का अनुसरण करते हुए एक न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के लिए, द पार्टी दैट रूल्ड, एक ऐसी पार्टी जो रूल करती है थ्रू ऑपरेशन, अत्याचार के द्वारा, एंड ब्रूटल किलिंग्स, और जो अत्याचार करते हैं एक दूसरे को मार देते हैं, एंड द पार्टी, और दूसरी पार्टियां दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, सेट टुगेदर, उन दोनों ही तरह की पार्टियों को एक साथ रखना, टू ड्रॉ अप, उनको एक साथ लेकर आना, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सामान्य कह सकते हैं संविधान के तहत। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है वो सिटीजन को, नागरिकों को बहुत अच्छे कह सकते हैं अधिकार प्रदान कर रहा था जो उस कंट्री में अवेलेबल थे।
टुगेदर साथ साथ दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च ऑफ फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, वो चाहते थे ये दोनों एक दूसरे के साथ आएँ और समस्याओं का समाधान करें। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, और किसी को भी बाहर ना रखा जाए और ना ही बाहर निकाला जाए। वाई द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, देखते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका टू सी भाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशंस डू। जैसे कि उदाहरण साउथ अफ्रीका दिया गया है, हम देखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और ये संविधान करता क्या है। द ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स इन द न्यू डेमोक्रेसी। तो इस न्यू डेमोक्रेसी के अंतर्गत सभी लोग, सभी समुदाय के लोग क्या है, एक साथ रहें, एक समान उनको अधिकार प्राप्त हों, एक साथ एक समान प्लानिंग करें जो भी लोग हैं। ईच सेक्शन वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट एंड वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो कहने का तात्पर्य ये है, प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक वर्ग, ऐसा वर्ग जो दूसरे पर दबाव बनाता है और ऐसे वर्ग जो किसी दबाव में रहते हैं, दोनों ही प्रकार के जो वर्ग हैं, वांटेड चाहते हैं, सेफ गार्ड अपनी सुरक्षा, इंटरेस्ट अपनी रुचियों के अनुसार, एंड वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और वो चाहते हैं, सब्सटेंशियल कहते हैं बहुत ज़रूरी और अधिक मात्रा में, इसका अर्थ है किस तरह के राइट्स, सोशल और इकोनॉमिक। थ्रू नेगोटिएशन बोथ पार्टीज़ केम टू अ कंप्रोमाइज़। नेगोटिएशन का मतलब होता है समझौता, तालमेल। तो तालमेल करें, तालमेल के माध्यम से, समझौते के माध्यम से दोनों ही प्रकार की पार्टीज़ और वर्ग, दो प्रकार की पार्टीज़ जैसे मैंने बताया, एक तो जो अत्याचार कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, दूसरी पार्टी जो इनको सहन कर रही है, वो सब आपस में समझौता करें, कंप्रोमाइज़ करें। द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट वन पर्सन वन वोट। तो जो वाइट लोग थे वो इस बात से सहमत हो जाते हैं, इस सिद्धांत से, इस रूल से, कि एक व्यक्ति और एक वोट। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड वर्कर्स। दे ऑल्सो एग्रीड, वे इस बात पर भी सहमत हुए, टू एक्सेप्ट उन्होंने स्वीकारा भी, सम बेसिक राइट्स, कुछ बेसिक राइट्स फॉर द पुअर गरीब लोगों के लिए, एंड वर्कर्स कार्य करने वालों के लिए। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट एंड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। तो जो ब्लैक्स लोग थे एग्रीड, वो भी सहमत हुए, दैट की मेजॉरिटी का मतलब है ऐसे लोग जिनके पास शक्तियाँ अधिक होती हैं या जो संख्या में बहुत अधिक होते हैं। तो वो एग्री हो गए इस बात पे, दैट मेजॉरिटी रूल कि उन लोगों के जो नियम है वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, बिल्कुल भी कह सकते हैं पर्याप्त नहीं है, एंड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे, और ये जो लोग हैं वो किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं छीन सकते अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए, या अपने कह सकते हैं उनका जो समुदाय है उस समुदाय को और सशक्त बनाने के लिए वो किसी को दबाव में लेकर के, दबाव बना करके उनसे कुछ भी नहीं छीन सकते। हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो किस प्रकार से इस तरह की जो हम कह सकते हैं कंप्रोमाइज़ है वो क्रियान्वित हो सकती हैं। द ओनली वे टू बिल्ड द मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन वाज टू राइट डाउन सम रूलर्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अवॉइड बाई। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ट्रस्ट को मेंटेन करना है, विश्वास अगर बनाए रखना है, तो कुछ नियमों को बनाना चाहिए जिसको प्रत्येक व्यक्ति सहन कर पाए,
These supreme rules that no government would be able to ignore are called a constitution. और ऐसे जो सुप्रीम रूल्स हैं, सर्वश्रेष्ठ जो नियम हैं, that no government would be able to ignore, और कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर न कर पाए, इसको ही हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न प्रकार के, या कह सकते हैं विभिन्नता वाले समूह होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। पूरे संसार में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग राय होती है, अपने अलग अलग रुचि होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग पीपल लिविंग इन टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सुप्रीम लॉ है वह जो है व्यक्तियों के बीच में और उनके अधिकार क्षेत्र के, टेरिटरी बोलते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के बीच में, तथा लोग तथा गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करता है। फाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू बिलो। चलो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। नीचे इसकी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो इसमें होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अधिकार देता है, ये निर्देश देता है कि हम आपस में सामंजस्य बनाएं, ठीक है, और एक साथ जो है हम रह सकें, एक साथ रहें, हमें आपस में विश्वास हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस। दूसरा ये है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे संवैधानिक होगी और किस के पास जो है निर्णय लेने की शक्तियाँ होंगी। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। तीसरा ये है, ये हमें बताएगी, ये लिमिट्स हमें बताएगी कि जो शक्तियां हैं, सरकार की जो शक्तियां हैं वो क्या हैं, और व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, और लोगों की शक्तियां क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। दूसरा, इंस्पायर करेगी, या हम कह सकते हैं प्रेरणा देगी कि लोग जो है अच्छे समाज का निर्माण करें। ऑल कंट्रीज़ दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। बहुत से ऐसे देश जिनमें संविधान है वो उनमें डेमोक्रेटिक की इतनी आवश्यकता नहीं है और वो डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं, बट ऑल कंट्रीज़ दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। और वो सभी देश जिनमें डेमोक्रेसी है उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नीचे जो बात बताई गई है वो भारत के संविधान के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राउन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। भारत का जो संविधान है, जो बना है, वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना है। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो भारत का संविधान है वो कठिन परिस्थितियों से बना। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। और जो हमारा देश है उसका जन्म हुआ थ्रू पार्टीशंस, बंटवारे से, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक रूप से जो हम में विभिन्नताएँ थीं उसके आधार पर ये बंटवारा हुआ, उसकी वजह से हुआ। एंड वाज द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अत्यधिक कटुता का अनुभव था, ट्रॉमेटिक बोलते हैं अत्यधिक कटुता, उसका अनुभव था फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ इंडिया, भारत के और पाकिस्तान के। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट, जो
अंग्रेज़ लोग थे, ब्रिटिश जो शासन था वो ख़त्म हो गया, वो लोग चले गए। टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, छोड़ करके उन रूलर्स को प्रिंसली स्टेट्स में, टू डिसाइड, उन्हें निश्चय करने के लिए, वेदर दे वांटेड टू मर्ज, क्या वो चाहते थे मर्ज करना, मिलाना इंडिया को और विद पाकिस्तान और पाकिस्तान को, और रिमेन इंडिपेंडेंट, या वो ये सोच रहे थे कि वो स्वतंत्र रहें। ये उन पर अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ छोड़ दिया था इन स्टेट्स को, वो खुद डिसाइड करें कि वो भारत पाकिस्तान को सम्मिलित रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, और इनको मिलाना, इन स्टेट्स को मिलाना काफ़ी कठिन था, अनिश्चित कार्य था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो भारत का भविष्य ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था जैसा कि आज है। नेक्स्ट, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते क्या हैं, इसके रास्ते क्या थे, संविधान के रास्ते क्या थे, इस हेडिंग के अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द conscientious about what a democratic India should look like had already evolved during the freedom struggle. One of the major advantage, जो इसके बहुत अत्यधिक जो लाभ थे फॉर द मेकर्स, उन बनाने वालों के लिए, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को, वाज दैट कॉन्शियस, उनके अंदर जो है सामंजस्य था या आम सहमति थी, अबाउट वाट, उसके बारे में, वाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया, कि डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक भारत क्या है, शुड लुक लाइक, ये कैसा दिखाई देगा, हैड ऑलरेडी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो है जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसी में यह परिदृश्य हो गया था। इन 1928, 1928 में मोतीलाल एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, मोतीलाल और उनके साथ ही 8 और दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, उन्होंने भारत के संविधान के लिए कार्य किया। एंड इन 1931 और 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. तो 1931 में उन्होंने संकल्प ले लिया, रेजोल्यूशन कहते हैं संकल्प लेना, एट द कराची सेशन, सीजन का मतलब अधिवेशन, जो कराची अधिवेशन था उसमें उन्होंने संकल्प ले लिया, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और यह निश्चय किया, यह विचार किया कि जो इंडिपेंडेंट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से प्रतीत होगा या किस प्रकार से होगा। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड फीचर्स सच एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने उन फीचर्स को भी इंक्लूड किया जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी है, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन सब चीज़ों का ध्यान उन्होंने इस स्वतंत्र भारत के संविधान में रखा। दीज बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाई ऑल लीडर्स, तो इन जो बेसिक वैल्यूज़ थी, जो मूल्य था, कह सकते हैं नैतिक जो मूल्य थे, उनको स्वीकारा गया भारत के नेताओं द्वारा। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहाँ पर संविधान को लिखा गया है, मेड टू डेलिबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और बड़े ध्यानपूर्वक उस अपने भारत के संविधान का निर्माण किया गया। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स
फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसीलिए भारत के संविधान में कई प्रोसीजर्स और इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को रखा गया है, कॉलोनीज लॉज को रखा गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे बहुत से लीडर्स को कह सकते हैं प्रेरणा मिली उस आदर्श से, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति हुई है उससे कुछ आदर्श उनको मिले जिनको उन्होंने सम्मिलित करने का प्रयास किया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएस। उन्होंने और कई चीज़ों को लिया, जैसे प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन से, एंड द बिल ऑफ राइट्स यूएस का जो है उससे। तो कई देशों से भी प्रेरणा लेकर के कार्य किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। या कह सकते हैं संविधान सभा। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, तो संविधान के निर्माण के लिए कुछ लोगों को चुना गया, इलेक्टेड मीन्स उनको चुना गया, रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कह सकते हैं उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ऐसे लोगों को चुना गया। तो ऐसी जो सभा बनी उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे, एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और फर्स्ट मीटिंग इसकी दिसंबर में 1946 में हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तभी जल्दी ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बट गई इंडिया और पाकिस्तान की अलग अलग। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी, दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने भारतीय संविधान को लिखा, उसमें 299 मेंबर थे। द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो जो भारत का संविधान था उसको एडॉप्ट कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये इफ़ेक्ट में आया, प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को। टू मार्क दिस डे बी जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो जो 26 जनवरी को ये जो लागू हुआ है भारतीय संविधान, इसलिए इस दिन को हम जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई इट्स असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो। हाँ, तो जो भाई शुड बी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकारते हैं, उस संविधान को स्वीकारते हैं। बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो, इस असेंबली के द्वारा लगभग 6 दशक पहले इसको तैयार किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर एलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। तो इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल उन मेंबर्स के व्यूज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता जिन्होंने इसको बनाया था, बल्कि ये इससे भी बहुत अधिक एक्सप्रेस करता है उस सामंजस्य या आम सहमति को जो उस समय थी। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India। दूसरा इसको एक्सेप्ट करने का जो कारण है वो ये है कि जो ये असेंबली रिप्रेजेंट कर रही थी इसको, वो भारत की थी या भारतीय लोगों की थी। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सेंकेटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने कार्य किया और भारतीय संविधान को पवित्रता प्रदान की। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जो एक सिस्टम से एक बेहतर तरीके से कार्य किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। और इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया, सहमति प्रदान की गई। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। और जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके जो प्रमुख थे वो B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने प्रिपरेशन किया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन के लिए। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कई राउंड उसके हुए डिस्कशन के इस कमेटी के द्वारा, क्लाउज बाई क्लाउज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर रिकन्सिडर्ड। लगभग 2000 अमेंडमेंट्स बोलते हैं संशोधनों को, लगभग 2000 संशोधन इसमें किए गए, समझे गए। एवरी डॉक्यूमेंट्स वाज प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। प्रत्येक डॉक्यूमेंट और जो वहाँ पर प्रेजेंट था और प्रत्येक शब्द जो वहाँ उस असेंबली में बोला गया था उसको रिकॉर्ड करके रखा गया, संजो के रखा गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोला गया। नेक्स्ट आपका है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज़ क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। पहले तो ये समझा गया कि जो भारतीय संविधान की जो फिलॉसफी है या दर्शन है वो किसके बारे में है। रीड द व्यूज़ ऑफ सम अवर मेजर लीडर्स ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी। और इसके साथ ही व्यूज़ लिए गए उन सभी लीडर्स के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कार्य कर रहे थे। एंड रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, और यह पढ़ा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, वो किसके बारे में, इस फिलॉसफी के बारे में क्या कहता है। दिस इज़ व्हाट द प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। और इसकी प्रस्तावना क्या है, क्या कहती है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। नेक्स्ट द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। स्वप्न क्या था, वादे क्या थे। देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड द विज़न ऑफ महात्मा गांधी। बहुत से ऐसे मेंबर उसमें थे जो महात्मा गांधी का अनुसरण कर रहे थे। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडियन दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय D.R. Ambedkar, who played a key role in the making of Constitution, but his vision of removing inequalities from India was different from Gandhi ji. तो दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, ये भारत का स्वप्न, दैट हैज़ एलिमिनेटेड, जिसको निकाल दिया गया, इनइक्वालिटी, दैट हैज़ एलिमिनेटेड इक्वालिटीज़, यानी इस स्वप्न से उन इनइक्वालिटीज़ को निकाल दिया गया। बाय शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने शेयर की थी। हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संविधान को बनाने में। बट हिज विज़न ऑफ रिमूविंग इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम गांधी जी। और उनके जो विज़न थे उनको रिमूव जो किया गया वो बिल्कुल डिफरेंट थे गांधी जी के अकॉर्डिंग। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या है। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इंटर्न नेचर्ड बाई इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। वैल्यू दैट इंस्पायर्ड, वह मूल्य जो इंस्पायर्ड करते हैं, गाइड करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। एंड वर इन टर्न नेचर्ड बाई इट, और इसके द्वारा टर्न्ड हैं। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, इन्हीं के कारण जो है इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी फाउंडेशन तैयार हुई है। गिवन बिलो आर द वैल्यूज एम्बेडेड इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडिया
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे कुछ वैल्यूज़, कुछ मूल्य दिए गए हैं जो प्रस्तावना में रखे गए थे, उसमें बताए गए थे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की। देखते हैं क्या क्या हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। तो जो भारत का संविधान जो बनाया गया है लोगों के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, एंड नॉट हैंडेड डाउन, और इसको नहीं बनाया गया है किसी राजा और आउटसाइड किसी बाहरी शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट आपका है सॉवरन, प्रभुत्व संपन्नता। पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता दी गई है बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की। नो एक्सटर्नल पावर्स कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की जो सरकार है उस पर हुक्म नहीं चला सकती, उसको आदेश नहीं दे सकती। सोशलिस्ट्स, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाई सोसाइटी। जो संपन्नता है उसको सोशली जनरेट किया गया है और शेयर किया गया है समान तौर पर समाज के लिए। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो गवर्नमेंट ने जो है रेगुलेट किया है ओनरशिप को, किसी भूमि को लेकर या उसकी संपत्ति को लेकर, रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इससे जो है सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो रिड्यूस होती हैं, कम होती हैं। सेक्युलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है वो किसी भी धर्म को माने, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, और लेकिन कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस्ड विद इक्वल रेस्पेक्ट। जो गवर्नमेंट है वो प्रत्येक धर्म को रेस्पेक्ट करती है, प्रत्येक धर्म का सम्मान करती है और उस पर एक समान व्यवहार करती है। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इस गवर्नमेंट में लोग एक समान पॉलिटिकल राइट्स का आनंद लेते हैं, या कह सकते हैं राजनीतिक जो अधिकार हैं वो समान सबको प्राप्त हैं। इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और वो अपने अनुसार जो है अपने रूलर्स को, अपने शासनकर्ता को चुन सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और जो गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य करती है। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। तो जो हेड है आपके स्टेट का वो इलेक्टेड पर्सन होता है, यानी चुना हुआ व्यक्ति होता है। नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, कोई वंशानुगत पोजीशन के कारण ऐसा नहीं है, यानी कि किसी के बाप दादा परदादा उस स्टेट के मालिक रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। किसी भी व्यक्ति का कह सकते हैं उसका भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता है, उसकी ग्राउंड ऑफ कास्ट, उसकी स्थिति और उसकी जाति को लेकर के। रिलीजियस एंड जेंडर, या उसके धर्म या उसके जेंडर को लेकर के। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूसेस। इससे क्या हुआ है, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हुए हैं। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। गवर्नमेंट सबके लिए, सबके हित के लिए कार्य करती है। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, विशेष तौर से उन समूहों के प्रति जिनको लाभ कम प्राप्त होते हैं या लाभान्वित लोग हैं उनके लिए। लिबर्टी, there are no unreasonable restriction on the citizen what they think, how they wish to their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action.
हाँ, कह सकते हैं देयर आर नो अनरीजनेबल, किसी प्रकार का कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण रेस्ट्रिक्शन कहते हैं रोक लगाना या प्रतिबंधित करना, रोक लगाई या प्रतिबंधित की जाए किसी सिटीजन पर एंड व्हाट दे थिंक, उनकी सोच के आधार पर या वो क्या सोचते हैं, हाउ दे विश टू देयर थॉट्स, और किस तरह की इच्छा करते हैं, किस तरह के विचार रखने का, एंड द वे द विश, और उन तरीक़ों से जिस पर वो इच्छा करते हैं, टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, और अपने विचारों के अनुसार अपने कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति पर जो है उसकी स्वतंत्रता पर, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, उस पर जो है दबाव नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी के अंडर कह सकते हैं काम करने पर प्रेरित नहीं किया जा सकता, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी प्रकार की कह सकते हैं इक्वालिटी हैं, समानताएं हैं नियम के अनुसार। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, जो परंपरागत सामाजिक जो कह सकते हैं भेदभाव थे या कह सकते हैं किसी का दमन करना, ये सब जो चीज़ें थी इनइक्वालिटीज़ थी वो सब ख़त्म हो गई। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और गवर्नमेंट ने ये निश्चित कर दिया कि सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, हम सब लोग इस तरह का व्यवहार हमको करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन्स एज इन्फीरियर, और किसी भी व्यक्ति को अपने साथी नागरिक को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, निम्न नहीं समझना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या है देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेरली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलॉसफी, कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ नहीं है, ना ही कोई दर्शन है। इट इज़ मेनली अबाउट embodying these values into institutional arrangements. It is mainly about, ये तो केवल उस बारे में है, इसके मूर्त रूप दिया गया, embodying बोलते हैं मूर्त रूप देना, these values in values को into institutional arrangements, एक institutional arrangements के तहत। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्स डॉक्यूमेंट, ये बहुत बड़ा और लॉन्ग डिटेल्स डॉक्यूमेंट है। देयर फॉर इट नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड, देयर फॉर इसलिए यह आवश्यकता है कि इसमें बदलाव होते रहें और लगातार इसको अपडेट किया जाता रहे। प्रोविजंस आर मेड टू इनकॉर्पोरेट चेंज नन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कह सकते हैं ऐसी शर्त रखी जाएं, प्रोविजंस आर मेड, ऐसी शर्तें रखी जाएं इसमें जो है चेंजेस होते रहें और बदलाव होते रहें समय समय पर। लाइकली एनी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे अन्य संविधान के तरह द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेस डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भारतीय संविधान भी हमको यह राइट देता है कि हम अपने ऊपर शासन कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चुन सकें। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू मेक विच डिसीजंस, इट डिफाइंस ये परिभाषित करता है हु विल हैव, कौन होगा, हाउ मच पावर, कितनी शक्ति होगी उस पर, टू मेक विच डिसीजन, जिससे वो निर्देश कह सकते हैं निर्णय ले पाएगा। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाई प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायोलेटेड, एंड इट्स पुट्स लिमिट्स, यह लिमिट भी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये स्वतंत्रता देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिट भी है। टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, कि गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, बाई प्रोवाइडिंग सम राइट्स, उनको जो है कुछ राइट्स प्रोवाइड करा सकती है टू द सिटीजन्स, लोगों के लिए, दैट कैन नॉट बी वायोलेटेड, और जिससे कि वो वायोलेटेड ना हो, या कह सकते हैं वायोलेट का मतलब है क्रूर बन जाना या लड़ाई झगड़ा करना, तो ऐसी शक्ति हमें बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ हेडिंग्स थी जिनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आप सबको ठीक लगा होगा, कुछ समझ में बातें आई होंगी।
तो टाइम कम है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा डिटेल नहीं किया है क्योंकि हम ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना सकते। तो बनाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं इसको अपलोड करने में, सेट करने में। तो समझने का प्रयास करेंगे, बार बार इसे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक्स।